लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, कर दो परीक्षा को नस्ते नाबूद कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, आज मैं ये क्लास आपके कमज़ोर बच्चों के लिए लेके आया हूँ, जो हिंदी की क्लास है। आपको इसमें क्या पढ़ना है, जो बच्चे कभी क्लास नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं कि अब क्या पढ़ें, 3 महीना बचा है, आगे 2 महीने बचे हैं तो क्या पढ़ेंगे, वो आपको मैं पिछली क्लास में बताया था कि जो है आप जो है सीरीज़ देख लें कि काका की सीरीज़ हो या आर्यन की सीरीज़, इसको आप ख़रीद लें। उसमें आप देखेंगे मैं ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, पूरी सीरीज़ के पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ें। जो मैं आपको जितना बताता हूँ उतना पढ़ें। आपका 90% जो शेयर रहते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये नहीं बताया जा सकता कि ये एकदम आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बता देंगे कि इसमें से आएगा तो उसमें मिल जाता है आपको। कुछ जैसे निबंध हो गए, पत्र हो गया, इसमें हम निश्चित नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, हम लोग गेस करके बता देते हैं कि ये पढ़ लो तो आ सकता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हुआ, जो है विज्ञान पे हो गया, इन सब में कुछ ऐसे होते हैं जिनको बता देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम पाठ्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हिंदी के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि आपको सीरीज में से हिंदी में क्या पढ़ना है, इस पे आप ध्यान से इसको समझें कि क्या क्या आता है, आपको पढ़ना क्या है। आपका पूरा पेपर जो होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। एक तो बहुविकल्पी होते हैं, एक जो है व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कुछ व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रश्न हैं। आप इस बात को ध्यान दें कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो उसके पहले ही 30 नंबर की आपकी परीक्षा हो चुकी है, जिसे प्रैक्टिकल में आप नंबर पाते हैं। आपके विद्यालय में 30 नंबर की परीक्षा इस परीक्षा से पहले ही हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे होता है, जैसे कोरोना काल में एक बार ऐसा हुआ था कि परीक्षा पहले हो गया, प्रैक्टिकल बाद में। ज़्यादातर कंडीशन में अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रैक्टिकल पहले हो जाता है, और उसमें आपको विद्यालय से या तो 30 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर ज़्यादातर बच्चे पा ही जाते हैं। क्रेडिट के ऊपर है, और टीचर से अगर बना के रखते हैं तो उतना मिल जाता है, नहीं बना के रखते हैं तो दिक्कत है। यानी कि जो आप टीचर को देख के नमस्ते वमस्ते नहीं करते, ये सब करना चाहिए। ध्यान से देखो आगे, इसमें देखो 2 तरीके से है प्रश्न आपका आएगा पेपर में, एक बहुविकल्पी, एक वर्णनात्मक। पूरा पेपर 2 खंडों में, एक खंड आ, खंड बा, 2 भागों में बटा रहता है। बहुविकल्पी आप देखिए, प्रैक्टिकल में आपका जो है 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल चुका है। यानी कि अगर हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है तो 100 नंबर में से तो 30 नंबर आपको मिल गया, 100 में से 30 नंबर मिल गया। अब इसके बाद आपका बचता है, सबसे पहले आपका रहता है खंड आ। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। पूरा खंड जो आपका होता है वो 20 नंबर का होता है। पूरा जो खंड रहेगा वो 20 नंबर का रहता है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि ये पूरा ट्रिक इसमें लगाना रहता है। यानी कि एक कुछ भी आपसे पूछेगा तो 4 ऑप्शन देगा, A B C D या आ बा सा दा, इस तरह से 4 ऑप्शन देते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको गोला करना रहता है। जैसा कि आप अगर अपने यहाँ जो है जो 6माही पे, 3माही पे परीक्षाएं होती हैं, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो वहाँ पे होता रहता है, आपको बताते हैं टीचर कि किस तरह से है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। अब 20 नंबर में आपको देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। हिंदी गद्य और हिंदी पद्य। गद्य का मतलब है जो आपको कहानी वानी रहता है, देखते हैं कि जो है गद्य में आपका जैसे कहानी रहता है, यानी व्याख्यात्मक जो रहता है। पद में आपका जैसे तुलसीदास के पद हैं, यानी कि श्लोक वाला, गाने वाले जो रहते हैं वो आपके पद हो जाते हैं। 5-5 नंबर के इनसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे किसी की रचना पूछ लिया कि इनकी रचना क्या है, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर गद्य में से, 5 नंबर पद में से, यानी कि 5 नंबर कवि से संबंधित और 5 नंबर आपके लेखक से संबंधित, कि लेखक की कुछ रचनाएं क्या हैं, कवियों की कुछ रचनाएं क्या हैं, उस पर। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई भी चीज़ अगर मैं साधारण बोल देता हूँ, जैसे अगर किसी को कोई ठीक से पढ़ता नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पे, तो अगर मैं बोलूँ कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पहुरा है, ठीक, तो ये काव्य सौंदर्य के तत्व हो जाते हैं। यानी कि अगर अपनी बातों को किसी और तरीके से व्यक्त करना, ये हो जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। यानी कि ये जो तत्व हैं ये शोभा बढ़ाते हैं। ठीक,
अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आते हैं रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार, इसमें से काव्य सौंदर्य के तत्व में से तीन, चूंकि ये बहुविकल्पी है तो आपसे 3 नंबर का एक नंबर से तीनों पूछेगा। अब कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि इसमें आप रस है तो रस का कोई उदाहरण दे दे, रस का कोई उदाहरण दे दे और उसमें बोल दे कि बताओ ये कौन सा रस है। ये भी हो सकता है कि कोई छंद दे दे, आपको पहचानने के लिए बोले, या छंद का कोई उदाहरण दे दे, पहचानने के लिए बोले, या अलंकार है, अलंकार के बारे में पूछ सकता है कि क्या होगा। तो ये एक नंबर का अलंकार आएगा, ठीक। यानी कि इसमें आप देखेंगे, इसमें 5 नंबर का हिंदी गद्य से हो गया, 5 नंबर का हिंदी पद्य से हो गया। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व 3 नंबर के हो गए, ठीक। इसके बाद आता है हिंदी व्याकरण, यानी कि शब्द रचना करने के तत्व। जैसे शब्द बनाना हो तो किन किन तत्वों से शब्द बनते हैं, उसमें से आपका ज़्यादा नहीं 3 दिया है, उपसर्ग, समास और तद्भव तत्सम। उपसर्ग, समास और तद्भव तत्सम हो गया। अब उपसर्ग में देखो, आ वाला आएगा, अन वाला आएगा, अधि वाला आएगा, अप वाला, अनु, अप, सा, निर, इसमें से कुछ आपको दिए गए हैं कि इसमें से जैसे अधि वाला हो गया तो अधिकार एक आपका उपसर्ग होता है ना, तो एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है, उपसर्ग जो होता है आगे लगता है। तो अब जैसे अधि हो गया तो अधि से बनने वाले काम क्या हो सकते हैं, ये जैसे अप हो गया, जैसे होता व्यय तो अपव्यय, तो आप अप आगे लगा के शब्द बना सकते हैं, एक नया शब्द। वैसे जैसे ये हो गया अनु, एक शब्द होता है राग, अगर दोनों को मिला के बना देंगे तो हो जाएगा अनुराग, ठीक। इसके बाद जो है मान लीजिए तत्सम है, तद्भव है, तद्भव तत्सम है और पर्यायवाची शब्द है, इनसे भी पूछता है। तद्भव और तत्सम में जो पूछता है, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक है वर यात्रा, एक है बारात। वर यात्रा था, पहले वर यात्रा बोला जाता था, अब ये बारात में चेंज हो गया है, तो उसमें आपको पूछा जाता है कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, ये हो गया। फिर पर्यायवाची के बारे में आप जानते हैं कि एक ही शब्द के जो है पर्यायवाची अलग अलग होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, उनको पर्यायवाची बोलते हैं। अब इसमें पर्यायवाची में जो होता है 1 नंबर का ये भी पूछेगा, सर्वनाम से 1 नंबर का, इसके बाद वाक्य रूप से 1 नंबर का, इधर वाच्य से 1 नंबर का और विकारी अविकारी शब्द से 1 नंबर का। टोटल जो बहुविकल्पी होता है ये आपका आता है 20 नंबर का। तो इधर के सब 1 नंबर के, हिंदी गद्य से हिंदी पद्य से 5 नंबर के, काव्य सौंदर्य के तत्व से 3 नंबर के, बाकी ये सब 1 नंबर के आते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी क्लासों में मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्या पढ़ना है आपको। बाकी इनको आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 20 नंबर के हैं, ये बहुविकल्पी हैं, आएगा तो आ गया, नहीं जाएगा तो चला जाएगा। क्योंकि अगर आया एकदम करेक्ट, आपको ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ बना के भी नहीं लिख सकते। अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तो कुछ गेस करके लिख सकते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक। आगे वाला जो खंड है, खंड बा, जैसे कोई निश्चित नहीं है कि खंड आ आएगा सर, खंड बा आएगा, हो सकता है खंड सा दे दे, ये भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें आप देखिए क्या क्या आ सकता है। अब इसमें आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पहला वाला। इसमें देखो, अब इसमें आपका आएगा 8 क्वेश्चन, मतलब 8 टॉपिक से इसमें उठाएगा, 20 नंबर का रहता है। बहुविकल्पी वाले में इन 8 टॉपिक से उठाएगा और 20 नंबर का रहेगा, बाकी ये 50 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में हो गया, 20 नंबर जो है बहुविकल्पी वाला हो गया। अब बच रहा है 50 नंबर का। अब 50 नंबर में क्या क्या आता है इसको ध्यान से आप समझिएगा। जैसे इसमें ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, यानी कि जो अभी आपको बताए थे गद्यांश आपको देगा, उसको पढ़ के प्रश्न का आंसर देना है, उत्तर देना है उसको, और इसको लिखित रूप में देना रहता है कि गद्यांश में जैसे पहले आप उसको दिया रहेगा, आप उसको पढ़िए, उसी प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देता है। ये आता है 6 नंबर का। जैसे जो आपके चैप्टर उन्हीं से पूछेगा, जैसे मित्रता हो गया, ममता हो गया, क्या लिखूँ, फिर भारतीय संस्कृत है, ये 4 मैं आपको इसलिए लिखा हूँ, यही 4 आप पढ़िए, इसके बाद 5वां ना छुएं आप, यही 4 पढ़ें। चारों में से अब देखो, जैसे मान लो 10 चैप्टर हैं आप में पूरे हिंदी में, मान लीजिए गद्य वाले में 10 चैप्टर हैं, तो आप 5 हैं, पहले 5 आप पढ़ लीजिए, 5 दूसरा वाला ना छुएं। क्योंकि आप तो क्लास नहीं कर पाते हैं, अगर आप इतना ही पढ़ते हैं तो पहले 5 आप पूरा पढ़ लीजिए, दूसरा अगर आप टच करेंगे तो पूरा पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं याद होगा। पहले आधा आप पूरा 5 पढ़ लीजिए,
दूसरा जो जितने टाइम में आप दूसरा पढ़ते हैं उतने ही टाइम में, जितने टाइम में आपको दूसरा खंड पढ़ना उतने टाइम में इसका रिवीजन कर लें। यानी कि आपको 5 पढ़ना है, 5 के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका मैटर ज़्यादा हो जाएगा, याद कुछ नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद है पद्यांश। जैसे गद्यांश में होता है वैसे पद्यांश में आपको श्लोक दे देगा, उसके बारे में आपको बताना रहेगा, उसके बारे में लिखना रहेगा। उससे कुछ आपको प्रश्न पूछेगा, जैसे कोई श्लोक देगा, इसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ये सब पूछ सकता है प्रश्न में। ठीक, अब इसमें जैसे जो तुलसीदास के जो होंगे वो सूरदास के जो होंगे, रसखान के होंगे, बिहारी जी के, यानी कि पूरे चैप्टर का आधा, जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी जी, सुमित्रा नंदन पंत जो है इधर, फिर आपका महादेवी वर्मा और उधर राम नरेश त्रिपाठी, इनके जो चैप्टर इन्हीं को आप आधा ही आपके लिखे गए हैं, आप इन्हीं को केवल देखें और बार बार देखें। ठीक, केवल इन्हीं पे फोकस करें, आगे जो चैप्टर बचे हैं उन पे ना जाएं। इतना ही पढ़ें, पूरा मन से पढ़ें, इसमें से जरूर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद है संस्कृत। अब इसमें जो है संस्कृत में भी गद्यांश आते हैं, संस्कृत में भी गद्यांश होते हैं। आपका जो संस्कृत वाला खंड रहता है उसमें भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। गद्यांश का मतलब जो संस्कृत में श्लोक दिए रहते हैं, पद्यांश का मतलब जो संस्कृत में श्लोक दिए रहते हैं वो श्लोक हो जाते हैं आपके पद्यांश, और गद्यांश का मतलब है कि जो आपको संस्कृत पढ़ने के लिए दिया जाता है, बाद में आप उसका अनुवाद पढ़ते हैं, वो होता है गद्यांश। अब इसमें पढ़ेंगे संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या। जितने चैप्टर हैं उसी का आधा आप पढ़ें, आधे से अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आधे से ही एक चैप्टर ज़्यादा केवल पढ़ें। वैसे पद्यांश वाले में भी आप जितने चैप्टर रहेगा उसी का आधा कर लीजिए। ये 5 नंबर का संदर्भ सहित व्याख्या आपसे पूछता है, 5 नंबर का पूछता है। आप सीरीज देखें, उसमें से अच्छे से पढ़ें। इसके बाद जैसे पद्यांश में भी है, यही गद्यांश में भी करना होता है। इसके बाद आता है काव्यखंड। अलग अलग ज़िलों में जो काव्यखंड होते हैं अलग अलग होते हैं। आप अपने यहाँ पूछ लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा काव्यखंड चल रहा है। जैसे हमारे आजमगढ़ में है तो आजमगढ़ में हमारे अग्र पूजा चलता है। जैसे हमारे बगल का एक ज़िला है सुल्तानपुर में मेवाड़ मुकुट चलता है। तो आजमगढ़ में जैसे जो है अग्र पूजा, हमारे बगल के ज़िले में सुल्तानपुर में मेवाड़ मुकुट चलता है। तो जो आपको आपके ज़िले में जो चलता हो इसके बारे में आप जानकारी किसी से पूछ लें कि आपके ज़िले में क्या चल रहा है। नहीं तो पता लगा आप अग्र पूजा तैयार कर गए और आपके यहाँ चलता है मेवाड़ मुकुट, तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद आप लेखक को जानते हैं, लेखक में और कवि में, इनसे आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। ये लेखक और कवि का जो जीवन परिचय होता है ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आता है, जिसमें जीवन परिचय पे 3 नंबर मिलता है और रचना पे 2 नंबर। जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और रचना पे आपको जो है 2 नंबर दिया जाएगा। यानी कि जीवन परिचय पे 3 नंबर, अगर जीवन परिचय आप सही लिखते हैं, आप उसमें कुछ कोटेशन याद कर लीजिएगा। आप इतना उनके पिता का नाम, कहाँ से पढ़े हैं, माता का नाम, कितनी भाषाएं जानते हैं, इन सब के बारे में। बाकी रचना का मतलब ये है कि वो क्या क्या लिखे हैं, अगर वो कवि हैं या लेखक हैं तो क्या क्या उनकी कृतियां हैं, उस पर आप विचार करें। इसके बाद है संस्कृत में श्लोक, ये 2 नंबर का आता है। आपसे पूछता है श्लोक याद करो। 2-3 मतलब एक चैप्टर से, मतलब जैसे 2-3 चैप्टर हैं तो केवल 2 चैप्टर से आप 2 श्लोक याद कर लें। एक श्लोक लिखना रहता है, वो भी 2 नंबर का आता है। आप केवल जो है 2 चैप्टर में से एक श्लोक याद कर लेंगे। तो मान लीजिए कभी, अच्छा उसमें ऐसा रहता है कि जो गद्यांश या पद्यांश आया रहता है उसका श्लोक आपको नहीं लिखना रहता है, इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ। अगर नहीं तो एक ही बोलता, क्योंकि गद्यांश या पद्यांश वाला जो अगर आप संस्कृत वाला लिखेंगे तो उसको नहीं लिखना, चूंकि वो पेपर में पहले से दिया है, तो उसके अलावा आपको लिखना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक ही चैप्टर से आएगा आपका पद्यांश, तो दूसरे वाले चैप्टर वाला आप श्लोक लिख सकते हैं। नहीं तो उसी में से देख के लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो जो है आप कुछ नया करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद ये श्लोक हो गया, 2 नंबर का आता है। फिर आपका पत्र लिखना होता है कि किसी चीज़ पर पत्र लिखिए, तो 4 नंबर का ये आता है। फिर संस्कृत से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो संस्कृत के पाठ हैं उनसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो चैप्टर आप संस्कृत में पढ़ते हैं, ये तो मान लीजिए गद्यांश दिया रहता है, आपके सामने गद्यांश दिया रहेगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। पद्यांश दिया रहेगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ जो संस्कृत के जो प्रश्न रहते हैं उस पर आपको मतलब इनके आंसर दिए, मतलब प्रश्न दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ना है। जो आप अपने क्लासों में पढ़े रहेंगे उसके आधार पे आपको आंसर देना। 2 प्रश्न हैं, एक नंबर के दोनों हैं, 1 नंबर का पहला, 1 नंबर का दूसरा। इसके बाद आता है निबंध। निबंध के कई टॉपिक मतलब आपके यहाँ पे मैं दिया हूँ, जैसे वैज्ञानिक पे आ गया या विज्ञान पे आ गया इस पे। इसके बाद सामाजिक पे किसी कारण पे आ गया, सांस्कृतिक पे आ गया। इसके बाद जनसंख्या पे, पर्यावरण पे, यातायात पे, धार्मिक पे, कभी कभी कुछ त्योहारों पे आ जाता है।
जो आपके धार्मिक वाले में आ जाएगा। ठीक, इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करें। केवल आपका, आप ये समझ लीजिए कि केवल एक पत्र लेखन और केवल एक निबंध, इन दोनों में ही ये बताना मुश्किल है कि क्या आ सकता है। बाकी आप इतना पढ़ें, जितना मैं आपको बताऊं इतना पढ़ें, इसमें से आपका कुछ भी नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता। केवल दिक्कत है पत्र लेखन में, क्योंकि आप 2-4-10 प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। निबंध में भी 2-4 देख लेंगे तो हो सकता है उसमें से मिल जाए, क्योंकि एक नहीं रहता। जैसे उसमें एक निबंध नहीं गया, अगर पर्यावरण पे आ गया तो उसके अलावा किसी और पे नहीं देगा। पर्यावरण पे है, विज्ञान पे है, अन्य पे देता रहता है। तो अगर 3-4 आप सीरीज से ही देख के पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि सीरीज में कई निबंध दिए रहते हैं, अगर उनसे ही आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका पूरा आ जाएगा। ठीक, इसको अब जितना मैं आपको बताऊँ इस पर ध्यान से पढ़ते रहें। आगे के जो वीडियो मैं आपको देता रहूँगा कि किस तरह से क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।